अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। ठीक है जी, शायद कल आपको पता हो कि आईसीएसआई ने, मेरे ख्याल से कल रात को ही उनका डॉक्यूमेंट आया है कि जो उन्होंने नया सिलेबस प्रपोज किया है। और अगर मैं फर्स्ट ओपिनियन बताऊं, मतलब फ्रेंकली, ये नहीं कि मैं टेक्स्ट पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं ओपिनियन बता रहा हूं कि हाँ भाई मैं टेक्स्ट का टीचर हूं मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपके करियर को, क्योंकि मैं देखो 8 साल से आपसे कनेक्टेड हूं भाई। 8 साल से अगर आप मेरे जितनी वीडियोस देख लोगे, हमेशा मैं सीए स्टूडेंट से जुड़ा हूं। सीए वाले बच्चों ने मुझे कई बार बोला कि आप सीए होने के बाद वहां क्यों पढ़ाते हो। बट मैं फर्स्ट ओपिनियन फ्रेंकली बताऊं तो जो लोग कहते थे ना, आईसीएसआई ने वो कल कर दिया। लोग ये बात कहते थे कि आपका कोर एरिया लॉ का है, आपका कोर एरिया टैक्सेशन नहीं है, भाई टैक्स की फील्ड सीए की है। उन्होंने फाइनली वही किया है, मतलब सीएस प्रोफेशनल में टैक्स इन्होंने हटा दिया है। और जब हटा दिया तो मैं अगर सिंपल बात बोलूं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है सर। या ऑप्शनल का मतलब कौन लेगा? ऑब्वियस ही बात है ना, बच्चा पहले टैक्स से डरता है। अब खुद सोचना, आपने जो एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ा, प्रोफेशनल क्लियर करते 1 साल में सारा टैक्स आप भूल जाओगे। अब जब टैक्स ही भूल जाओगे तो टैक्स का तो जीरो काम मिलेगा आपको। आपकी टैक्स में लाइन कल इन्होंने खुद ही जीरो कर दी, और जो गलत है। मतलब सीए, आप सीएमए के अंदर सर आप देखो ना, सीएमए के अंदर 100 नंबर का डीटी, 100 नंबर का आईडीटी है। ठीक है नहीं, अब सीएस वालों ने कहा नहीं नहीं, हमारा बस बच्चा एग्जीक्यूटिव में टैक्स पढ़ ले, प्रोफेशनल में ऑप्शनल में दे दिया इलेक्टिव में। अब इलेक्टिव में कौन टैक्स लेगा जी? कोई भी नहीं लेगा इलेक्टिव में, 100 में से 10 लोग लेंगे बस। अब अगर 100 और 100 में से 10 भी वही लेंगे तो सीए कर रहे होंगे कि उन्होंने टैक्स पढ़ा होगा, उनको टैक्स आता होगा, और वही। तो मेन जो इन्होंने कल सिलेबस प्रपोज्ड है, वैसे तो मतलब फाइनल नहीं हुआ, बट ऑब्वियस मतलब काउंसिल ने इसको अप्रूव कर दिया तो 99% है कि ये सिलेबस आएगा। हाँ, सिलेबस इन्होंने लॉ के बेस पे सही बनाया है, बट मेन क्वेश्चन ये है कि आप अपने स्टूडेंट को जब खुद ही कह रहे हो कि हमारा बच्चा टैक्सेशन के लिए है ही नहीं, तो ये उस बच्चे के लिए बड़ा डिसाइडेड है। मतलब बच्चा जो आज बिग 4 सीए फर्म के अंदर कई सीएस है जो टैक्सेशन में काम करते हैं। और कई सीएस हैं जो बिग 4 के अंदर टैक्सेशन में रिटर्न्स फाइल करते हैं, बहुत काम करते हैं। बट अब सोच के बोलना, जीएसटी मेन कोर एरिया है। मैं आपको हमेशा बोलता था कि जीएसटी का मार्केट में बहुत वैक्यूम है, सीए काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो पुराने सीए और इंस्टीट्यूट अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले कह रहा था कि सीएस में हमारे सीएस बहुत आगे जाएंगे, जीएसटी में हमारे सीएस बहुत आगे जाएंगे। कल इन्होंने जब ऑप्शनल में डाल दिया तो मेरा माइंड क्लियर हो गया। मैं कहा लोग भी ये बात बोलते थे, लो के टीचर तो वैसे ही बोलते थे कि तुम्हारा एरिया लो का ही है तो लो ही मेन है। कल इंस्टीट्यूट ने खुद ही बोल दिया कि काम ही खत्म भैया, जो मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारे जीएसटी या तो तुम्हारे बस का नहीं है, ठीक है, या तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे, और अगर इसलिए फिर इसको ऑप्शनल में डाल रहे हैं, लेना है लो, नहीं लेना मतलब। तो जब जीएसटी उसने ऑप्शनल में डाल दिया तो इसका मतलब ये क्लियर है। देखो मेरे लिए ये स्टेप बिल्कुल गलत है। ये नहीं कि मैं टैक्स पढ़ाता हूं, ऑब्वियस ही बात है। अब अगर मैं टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा तो एफएम और एसएम भी तो मैंने पढ़ा हुआ है, वो भी तो पढ़ा सकता हूं, सीए वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूं। तो ये रीजन नहीं है, बट ये है आपका फ्यूचर, मतलब टैक्सेशन के लिए उसमें चला गया अंधेरे में। कि जो एक था ना कि अब देखो सीए की मोनोपोली हो जाएगी ना। आपको देखो सीए तो मोनोपोली हो गया। वो तो सीए तो पहले खुद ही कहता था कि भाई साहब मैं ही हूं, और तो वो चौड़े से बोलेगा कि भाई साहब देख लो, हम तो पहले ही कहते थे हम हैं, और अब तो हम ही हम हैं। सीएमए को तो वैसे ही कोई टैक्स का काम देता ही नहीं था, क्योंकि लॉ का मेन काम था सीएस के पास, और लॉ भी टैक्स भी एक लॉ ही है। तो जब सीए के पास लोग जाते नहीं थे ना टैक्सेशन में, तो लोग सीएस को देखते थे कि उन्होंने लॉ अच्छे से पढ़ा हुआ है तो टैक्स की इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से की होगी। बट जब वो टैक्स ही नहीं पढ़ेंगे प्रोफेशनल लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या है, 5 हेड है, नॉर्मल लेवल का जीएसटी है, जो डेप्थ लेवल, अभी मैंने प्रोफेशनल का बैच मेरा चल रहा है सर, 100 लेक्चर उनके जीएसटी के लगे हैं। बच्चे कह रहे नजारे आ गए सर, अब काम करने में मजा आएगा। अब कल उन्होंने सिलेबस देखा, कह रहा सर क्या काम करेंगे जीएसटी में, हमने तो लाइन इसके अंदर सोची हुई थी, हमें तो इतना इंटरेस्ट आ गया था, अब क्या करेंगे। मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे अभी उन्होंने ये कहा है कि हम सजेशंस आप हमें दो, बड़े सजेशंस आप दो, बट ऑब्वियस सी बात है कोई भी सजेशन ये तो नहीं देगा कि आप टैक्स लेके आओ, और देनी चाहिए। मतलब देखो मेरी सजेशन तो चलेगी नहीं, बट आपके फ्यूचर के लिए है सर। क्योंकि आप ये देख लो कि ये नहीं है कि सर टैक्स मुश्किल है, मुश्किल नहीं है टैक्स, इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो। बट अब ये सोचो, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के अगर आप ये सोच के चलो कि अगर मैं टैक्स ही नहीं पढ़ूंगा प्रोफेशनल में तो मुझे नॉलेज ही क्या होगी। क्योंकि 1 साल एग्जीक्यूटिव का हो जाएगा पढ़े हुए, 1 साल के बाद क्या याद रहेगा आपको? आपके फादर कहेंगे ना रिटर्न फाइल कर दे, आपके फादर का दिमाग खराब हो जाएगा, उसको टैक्स ही नहीं आता यार, सीएस की डिग्री लेके बैठा, पापा मैंने तो सीएस की है ना, मैं तो लॉ का महाज्ञानी हूं ना। अरे भाई कम से कम टैक्सेशन की बेसिक नॉलेज तो हो, क्योंकि नॉर्मल जीएसटी तो पता हो। अब अपने एग्जीक्यूटिव में 1.5 साल पहले पढ़ा होगा ना, अपने आप को अपडेट कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, आप क्या कर पाओगे?
और मैंने बोल दिया इलेक्टिव में जो इन्होंने डाला है, इलेक्टिव में 3 पेपर और भी हैं, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। ये कल इन्होंने रात को निकाला है। तो पहले मुझे ये था कि शायद ये चेंज हो सकता है, मेरे दिमाग में था, बट जब मैंने एक लाइन यहां पर पढ़ी तो मेरे दिमाग में सेट हो गया कि 90% सिलेबस ये है। हाँ, अगर बहुत सारी सजेशंस इनके पास चली जाएं जो उन्होंने स्टूडेंट और मेंबर सबसे मांगे, क्योंकि मैं तो सजेशन दे नहीं सकता, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, तो मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा, मेरी सुनेंगे भी नहीं। सीएस के जो बच्चे हैं या जो सीएस के मेंबर्स हैं वो दे सकते हैं। उन्होंने भी मांगी है 10 अगस्त तक कि 10 अगस्त तक आप सजेशन दे सकते हो, इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये फाइनल हमारा हो चुका है। और मैंने इसको फाइनल क्यों कहा, क्योंकि यहां पे एक लाइन लिखी है कि ये सिलेबस जो है, यहां पे एक लाइन है जिससे मेरे को लगा कि अभी ये ऑलमोस्ट डन ही है। और जो लाइन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे एक लाइन है कि काउंसिल जो है सीएस की, ये लाइन इन्होंने बस मेन लिखी है कि एज अप्रूव बाय काउंसिल इन इट्स मीटिंग। अप्रूव बाय काउंसिल मतलब काउंसिल ने तो अप्रूव कर दिया है। और दूसरी बात, पेपर टफ होने जा रहे हैं आपके, एमसीक्यूज हट रहा है, सब्जेक्टिव आ रहा है, सारा सब्जेक्टिव आ रहा है, एमसीक्यूज गायब हो रहा है जी। ओपन बुक तो इलेक्टिव में आ गया ना। ओपन बुक का मतलब पता क्या होता है? ओपन बुक सबसे गंदा पेपर होता है। ओपन चैलेंज दे रहा है इंस्टीट्यूट, बुक खोल के क्वेश्चन करके दिखा दो, मान जाऊंगा। इससे बड़ा चैलेंज और क्या होगा? आपको लग रहा है ओपन बुक में, सर ओपन बुक में नंबर ही नहीं आते, बच्चा पेज पलटता रहता है, 2 घंटे बीत के पेज पर क्वेश्चन नहीं मिल रहा उसको, क्वेश्चन ही नहीं है, कहां से बना? ओपन बुक में सबसे बड़ा चैलेंज ये बुक है, ये क्वेश्चन है, ढूंढ लो, ढूंढते रहो। फिर बच्चों के ओपन बुक में तोते उड़ते हैं। जब एक इंस्टीट्यूट ने खुद सोचना, उसने बुक दे दी आपको, तो इतना पागल तो नहीं होगा वो कि आप टेप के आंसर दे के आ रहे हो। इतना पागल तो नहीं इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े लेवल का इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बल्कि सीए वाले देखो सर, सीए वालों ने कंपनी लॉ 100 नंबर का कर दिया, अदर लॉ हटा दिए कि हमारे बच्चे लॉ में एक्सपर्ट होने चाहिए। 100 नंबर जो आप लॉ पढ़ोगे अब वो सीए वाले पढ़ रहे हैं, इन्होंने टैक्स हटा दिया। मतलब अब सीए वाले लॉ में भी एक्सपर्ट बन रहे हैं, टैक्स में बन रहे हैं। सीएस वालों कह रहे हैं तुम लॉ में बन जाओ, टैक्स देख लेंगे कोई नहीं। मतलब मुझे जो लगा, आपको मैं दिखाता हूं सिलेबस क्या है। एज अप्रूव बाय काउंसिल इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 21 जुलाई को मीटिंग हुई थी। सिलेबस अच्छा है, बहुत बढ़िया सिलेबस है, एज पर लॉ, सिर्फ लॉ के ऊपर बेस्ड है। और जो नॉर्मली आजकल मार्केट में चलता ही था कि सीएस की लाइन सिर्फ लॉ की है, तो उसके ऊपर बनाया, बट इट डजंट मीन कि आप ही इसके अंदर रह जाओगे। मैंने कहा ना, सीए वालों को नया सिलेबस देखना, उसमें उन्होंने लॉज काफी डाल दिए हैं और उनका एक क्लियर है। क्यों होता पता क्या था? एक कंपनी में आप गए, एक सीएस, उस कंपनी को लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, सीए को उसकी नॉलेज नहीं होती थी, तो सीए इंस्टीट्यूट को लगा कि भैया इनको लॉ की नॉलेज नहीं होती, फिर वो उनको सीएस हायर करना पड़ता था कि भाई तुम आ जाओ। अब इन्होंने अपना दिमाग क्या चलाया, कैसा करते हैं, मेन सीएस किसमें है? कंपनी लॉ में ना। उन्होंने 100 नंबर का पेपर कर दिया कंपनी लॉ, 40 नंबर के अदर लॉस थे वो हटा दिए कि इसको तुम मत पढ़ो, तुम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ो। क्योंकि अब एक सीए जब कंपनी में जाएगा, आपको लॉ आता है, कंपनी लॉ आता है, टैक्सेशन तो आपको आता ही होगा, अब उसकी अपॉर्चुनिटी बन गई ना। अब सोचना अगर उसका नाम नहीं है, सीएस लाइन में खड़ा है, आपको लॉ आता है, लॉ तो मुझे बहुत बढ़िया सर, टैक्स वो तो मेरे सिलेबस में ही था, फिर हमारे किस काम को? मेरे बात समझ पा रहे हो? और एग्जीक्यूटिव में टैक्स होने का मतलब ये नहीं आपको टैक्स आ गया सर। आप सोचो एग्जीक्यूटिव में आप 1.5 साल पहले पढ़ोगे, अपडेशंस, हर टाइम अपडेट रहना पड़ता है, हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं, आपको टैक्स का क्या समझ में आएगा? तो इससे पहले जो इन्होंने सिलेबस प्रपोज किया, मैं खुश हो गया था कि मार्केट में, मैंने को बताया भी था कि प्रोफेशनल में 100 नंबर का जीएसटी आने वाला है, क्योंकि मार्केट में जीएसटी की वैल्यू है। इंस्टीट्यूट बहुत सही सोच रहा है कि जीएसटी आपको पढ़ाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। मार्केट में वैसे सीए जीएसटी में इतना काम नहीं कर रहे, पता नहीं किसने रिकमेंडेशन दी है, नहीं इधर देखो ध्यान से। अब जो सिलेबस है आपको मैं दिखा देता हूं। सिलेबस जो है ये है, देखो ये इन्होंने लिखा है प्रपोज्ड है, होपफुली इसमें चेंजेस कितने आएंगे वो मुझे नहीं पता, मैं दोबारा कह रहा हूं प्रपोज्ड है, बट ऑलमोस्ट ये फाइनल है। जब काउंसिल ने अप्रूव कर दिया, जो रिकमेंडेशन आएंगी वो शायद इसमें चेंज कर दें। बाकी कोई लॉ का टीचर तो नहीं बोलेगा आप जीएसटी लेकर आओ, ऑब्वियस सी बात है। उनको कह रहे कि वो तो पहले ही कह रहे हैं कि मेन लाइन लॉ किया, तो वो तो है ही है। अब सुना ध्यान से, सिलेबस देखो क्या जी। एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में अभी तक आपके 8 पेपर हैं, अब हो गए 7, अब हो गए 7। बट पहले मैं क्लियर कर दूं, आपके लिए सिलेबस कोई एप्लीकेबल नहीं है। आप दिसंबर में एग्जाम क्लियर करोगे तो आपके लिए प्रोफेशनल में नया सिलेबस एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल का पहला अटेम्प्ट होगा नए सिलेबस का दिसंबर 23।
तो अगर आप दिसंबर 22 में एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप क्लियर कर देते हो तो आपका टाइम दिसंबर 23 बनेगा ना, तो आपको प्रोफेशनल में नए सिलेबस में एंट्री मिल सकती है, प्रोवाइडेड ये फाइनल हो जाए और आईसीएसआई नोटिफाई कर दे। बट ऐसे भी कोई ना तो नोटिफिकेशन आई है कब से एप्लीकेबल है और ना ही ये 100% फाइनल है। इन्होंने अभी सजेशंस मांगी है 10 अगस्त तक कि 10 अगस्त तक आप हमें सजेशन दो, उसके बाद ना फिर मेरे ख्याल से इनकी कन्वेंशन होती है सितंबर अक्टूबर में, तो उसमें ये इसको फाइनल अप्रूव करेंगे। तो 10 अगस्त तक सजेशंस दोगे, फिर ये उसमें देखेंगे चेंजेस होने हैं तो ठीक है, नहीं होने तो ठीक है, तो फिर ये फाइनल कर देंगे। तो फाइनल फर्स्ट लुक क्या निकल गया आपके नए सिलेबस का? जेआईजीएल पहले भी था फर्स्ट में, वो अब भी रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, कोई एमसीक्यूज बेस पेपर नहीं है, इन्होंने क्लियर कर दिया कि एमसीक्यूज पेपर नहीं होगा, हम सब्जेक्टिव बेस लेके आएंगे। ठीक है, और उसके बाद कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस सेटिंग अप इसमें चला गया सेकंड में। अब कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, इसमें अब कंपनी थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, 60 नंबर का कंपनी लॉ प्रिंसिपल और 40 नंबर की प्रैक्टिकल चीजें डाली है इन्होंने। फॉर्म नंबर हो गया, मीटिंग्स कैसे करते हैं, किस तरह से आरओसी के पास जाते हैं, 40 नंबर का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, 40 नंबर में आ गया। और फिर अकाउंट्स और एफएम 60 नंबर का और 40 नंबर का, ये पहले में, मतलब कॉस्ट हटा दिया, एसएम हटा दिया, जो दूसरे में था अकाउंट्स और एफएम का पेपर है 60 और 40 का। ठीक है, ये एमसीक्यूज नहीं है, सब्जेक्टिव ही है सारा कुछ, ये आपका पहले में आ गया। तो 3 हो गए आपके पहले में। अब दूसरा देखना क्या कर दिया इन्होंने, दूसरे में कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लो, 40 का कैपिटल मार्केट, 60 का सिक्योरिटी लो। और ये पेपर इन्होंने इस बार से टफ कर दिया, क्यों? इन्होंने प्रोफेशनल में पेपर था फंडिंग का, वो हटा दिया, वो सारा सिलेबस इन्होंने इसमें डाल दिया। मतलब अब इसका नाम था, अभी तक नाम था इसका एसएलसीएम मेरे ख्याल से, अब इसका नाम पुराने वाला कर दिया, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लो। सिक्योरिटी लो 60 नंबर का, कैपिटल मार्केट 40 नंबर का। ठीक है, आपको मतलब जो प्रोफेशनल में आप पढ़ते थे वो आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर मर्ज करके अब आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ईबीसीएल, अभी ईबीसीएल में क्या था, 40 नंबर का फेमा था, फेमा अब 60 में ही आ गया जी। मतलब ईबीसीएल का तो 100 नंबर का पेपर था, अब 100 का वो कर दिया 60 में, पढ़ना तो उतना ही है, 100 नंबर वाला 60 में। और 40 नंबर का एक नया पेपर आया आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये अच्छा पेपर ये लेकर आए हैं, क्योंकि आज मार्केट में आईपीआर की ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, ब्रांड नेम हो गया, इसकी काफी ज्यादा वैल्यू चल रही है, तो इसलिए इन्होंने 40 नंबर का आईपीआर इसमें डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर टैक्स लो इसमें सेकंड में डाल दिया, फर्स्ट में नहीं डाला, सेकंड में डाल दिया कि आपको सेकंड में टैक्स पढ़ना है, डीटी वही सेम, आईडीटी 50 मार्क्स का। उसके बाद फिर सेटिंग, अब जो आप यहां पढ़ते थे वो अब आपको यहां पढ़ना है, मतलब जो आपका अभी पहले में है ना वो सेकंड में है 60 नंबर का। और एक नए चीज और डाली है, लेबर लो डाल दिया 40 के जी, जो पहले हट चुके थे, मतलब सेटिंग अब जो 100 का था वो कर दिया 60 का, सिलेबस सेम है, और 40 नंबर के लेबर लो एक्स्ट्रा कर दिए। तो सेकंड ग्रुप अपने आप में एक अच्छा खासा बन गया। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फर्स्ट इजीली निकल जाएगा, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी लो आप अच्छा है आपका, और जेआईजीएल में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, अकाउंट्स और एफएम में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई एमसीक्यूज नहीं है, सब सब्जेक्टिव है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस जो सोल्व करने पड़ेंगे। अभी मैंने कहा ना प्रपोज्ड है, वो ये सोच रहे हैं कि हम सब्जेक्टिव एमसीक्यूज हटा दें, या अगर एमसीक्यूज रखें तो जैसे सीए में आता है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, पढ़ो सारा, उसके 5 एमसीक्यूज हैं वो सोल्व करो, तो उसको एमसीक्यूज नहीं कहते, उसको बड़ा क्वेश्चन नहीं कहते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पढ़ना सारा ही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने, तो वो एमसीक्यूज थोड़ा हुआ, वो तो एक सब्जेक्टिव ही हो गया, तो उसको एमसीक्यूज काउंट ही मत करो आप। तो ये पेपर है आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पे। प्रोफेशनल लेवल पे देखो जी, अभी तक पेपर होते थे 9, 3 पेपर के 3 ग्रुप होते थे, ठीक है, अब बना दिए 2 ग्रुप, और 2 ग्रुप बना दिए। ये पेपर पहले गवर्नेंस का ये पहले भी था, अब भी है, ड्राफ्टिंग का ये पहले भी था, इसमें ये चीज नहीं ऐड की है थोड़ी सी इन्होंने। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस, ये ग्रुप 2 में था, ये ग्रुप 1 में आ गया। एडवांस टैक्स जो ग्रुप 1 में था, जो आप पढ़ते थे जीएसटी, कस्टम और इनकम टैक्स, वो हटा दिया इन्होंने, इलेक्टिव में डाल दिया। वो इलेक्टिव मतलब ऑप्शन है तुम्हारे पास, और अब ऑप्शनल में देखो 4 पेपर डालने हैं, सीएसआर, सोशल गवर्नेंस, ये जीएसटी 100 नंबर का आपको लेना है, या आईपीआर या आर्टिफिशियल। अब सोच के बताओ, जो ऑब्वियस बात है जीएसटी कौन लेगा, कोई भी लेगा, रीजन उसका रीजन है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो अपने सारे लो पढ़े होंगे, तो फिर हर बच्चा ऑप्शन में क्या चूज करेगा, लो ही। उसको पता क्यों टैक्स से डर लगेगा, यार मैंने उसमें तो यहां अगर मैं 100 नंबर का जीएसटी ले लूंगा तो 100 नंबर का जीएसटी पढ़ूंगा कैसे,
उसका एक रीजन है ना, क्योंकि मैंने कहा 10 में 100 में से 10 बच्चे होंगे जीएसटी लेने वाले, और जो 10 में 10 अगर 10 बच्चे जीएसटी लेने वाले हैं तो उनको मार्केट में वो स्कोप ही नहीं मिलेगा। फिर होना क्या चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, इनको यहां पे एक पेपर, और ये पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में जब से इंस्टीट्यूट बना कि इन्होंने टैक्स हटा दिया, नहीं तो अभी तक टैक्स तो जरूरी ही था, मतलब ग्रुप 1 में हमेशा से ही था, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो न्यू सिलेबस हो, एडवांस टैक्स तो था ही। चलो अब इनकी मतलब उनको ये लगा कि हमें यहाँ पे इलेक्टिव में रखना है, तो ये 4 पेपर आपके हैं, इसमें से कोई आपको एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पे ग्रुप 2 है जी, इसमें ये आ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आपका एसएम था ना एग्जीक्यूटिव में, एसएम अब प्रोफेशनल में लेके आ गए हैं, और एक कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर नया लेकर आए हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस कि कंपनी को अगर फाइनेंस चाहिए तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं फाइनेंस के, ठीक है, जो अपने एफएम ग्रुप 1 के अंदर पढ़ोगे, मतलब जो बच्चे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ये पेपर है। तो 40 नंबर का ये है जी, 60 नंबर का कॉर्पोरेट फाइनेंस है। सीआर का पेपर ये पहले भी था अब भी है। अब यहां पे एक इलेक्टिव 2 आ गया। इलेक्टिव 2 मतलब वो यहां से आपको एक पेपर और चूज करना पड़ेगा, आप जो ले सकते हो। तो अब टोटल पेपर हो चुके हैं आपके 7, जो 9 थे, बट 7 नहीं है, ये 9 को ही 7 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फंडिंग हटा के एग्जीक्यूटिव में ले गए, एग्जीक्यूटिव वाला एसएम यहां लेकर आ गए, तो इन्होंने मर्जिंग की है बस, कि बच्चे को एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, वो एक ही जगह पढ़े। ठीक है, और मैं दोबारा कहता हूं ये प्रपोज्ड है। अगर मैं फर्स्ट लुक बताऊं, सिलेबस लॉ के अकॉर्डिंग अच्छा है, बट अगर आप ये कहो कि मैं किसी और फील्ड में लाइन बना सकता हूं, मतलब टैक्सेशन का अभी तक बच्चे के पास स्कोप होता था, वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है जी, वो इंस्टीट्यूट ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, उनकी काउंसिल ने क्या सोचा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनकी मर्जी है बिल्कुल जी। ठीक है जी, बाकी ये है कि ये आपका सिलेबस अब निकल के आ रहा है कि ग्रुप 1 में ये आपका नया सिलेबस आपके लिए नहीं, जो अब नए बच्चे आएंगे, और इनका पहला अटेम्प्ट होगा दिसंबर 23, पहला अटेम्प्ट होगा दिसंबर 23, मतलब जो बच्चे ईईटी मई वाला देंगे, मई 23 वाला, उनके ऊपर एप्लीकेबल है एग्जीक्यूटिव। तो कई बच्चे कहते हैं सर अगर हमारा नहीं निकला तो, कई बच्चों के हैं, तो टेंशन मत लो, आपका तो ये सिलेबस चलेगा, और कब तक चलेगा, दिसंबर 24 तक। पहले भी ऐसा हुआ था ना, जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ओल्ड सिलेबस कम से कम 2-3 साल साथ में चला था। तो मत सोचना कि आपको न्यू में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कि सर सब्जेक्टिव कैसे दे पाएंगे हम सारा, और हमें सारा उथलम पुथलम हो रही है, हम कैसे पढ़ेंगे। आंसर इज नो। अगर किसी बच्चे का बाई चांस दिसंबर में क्लियर नहीं होता तो टेंशन मत लो, जून 23 के अंदर भी सेम सिलेबस रहेगा जो भी आप पढ़ रहे हो, दिसंबर 23 में भी सेम रहेगा, जून 24 में भी सेम रहेगा, और दिसंबर 24 में भी सेम रहेगा। मतलब सिलेबस चलेगा 2 साल। ये उनके लिए जो ईईटी में 23 में देंगे, हाँ जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है वो प्रोफेशनल में जाएंगे, तो वो शायद न्यू सिलेबस के अंदर एंट्री लेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, शायद वो न्यू सिलेबस के अंदर एंट्री लेंगे अगर वो इंस्टीट्यूट उससे पहले नोटिफाइड कर देता है। हाँ, सजेशंस जो हैं यहाँ पे आपके ये पेज है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, इन्होंने लास्ट पेज में यहाँ पे ये देखो, ये सजेशंस इनवाइटेड, ये गूगल फॉर्म है, यहाँ पे आप भरोगे, मतलब इसमें अपने सजेशंस आप दे सकते हो कि आपको इसमें क्या इश्यूज लग रहा है। भाई आप अगर एमसीक्यूज लेके आना चाहते हो तो आप एमसीक्यूज भी डाल सकते हो कि एमसीक्यूज होना चाहिए, टैक्स लेके आना चाहते हो कि टैक्स होना चाहिए सर, क्योंकि टैक्स का हमारा अगर टैक्स हटा दोगे तो बड़े दिक्कत वाली बात है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपकी रिकमेंडेशन इन्वाइटेड है क्योंकि आप सीएस के बच्चे हो। ठीक है जी, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ये फॉर्म आपका खुल जाएगा और यहां से आप अपनी एडवाइस दे सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका सिलेबस है जी, ये आपका सिलेबस है, आपका फर्स्ट व्यू। सर फिर हमारे लिए अच्छा है या न्यू सिलेबस वालों के लिए अच्छा है? नहीं, सिलेबस तो देखो सिंपल सी बात है सर, जो अभी सिलेबस है जो भी चल रहा है वो थोड़ा सा मेरे को लगता है 3-3 पेपर है, थोड़ा इजी रहता है एग्जाम देना। ठीक है, उसमें फिर आपका टैक्स 100 नंबर का पूरा हो जाता है, उसमें आपको टैक्स की नॉलेज मिल जाती है। अब ये आपका नया सिलेबस है, ये चीज है जी। जी किस लिए? नहीं, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा दोबारा। भाई अगर मान लो एग्जीक्यूटिव में आपने एसएम पढ़ी है, आप न्यू सिलेबस में आ गए, तो एसएम तो दोबारा पढ़नी पड़ेगी, और एसएम वो नहीं सेम सिलेबस होगा, डेप्थ लेवल बहुत बढ़ जाएगा जी। प्रोफेशनल पे सिलेबस का नजरिया ही चेंज हो जाता है। मैंने कहा ना अभी जीएसटी में लगने 50, प्रोफेशनल में लगने के 100, तो आप खुद सोच रहे हो डबल लेक्चर हो गए तो क्या चीज देखने को मिलेगी आपको, आपको दुनिया ही अलग देखने को मिलेगी ना कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो वो चीज होती है। तो डेप्थ लेवल बहुत बढ़ जाता है प्रोफेशनल के अंदर।
ठीक है जी। तो ये सिलेबस आपका है, न्यू सिलेबस। तो मेरी तरफ से अच्छा सिलेबस उन्होंने मे भी फ्रेम किया है, बट ये होता कि अगर टैक्स की थोड़ी बहुत चले, वो 50 नंबर का हो, चाहे थोड़ा प्रोफेशनल में उनको जरूर रखना चाहिए था, क्योंकि प्रोफेशनल के बच्चे को अगर टैक्स की नॉलेज नहीं होगी तो वो सीएस बनने के बाद क्या करेगा जी। तो सीएस बनने के बाद तो साफ कट कर दिया उन्होंने कि आप टैक्सेशन में जा ही नहीं सकते, जबकि सीए वाले कह रहे हैं कि आप लॉ में एंट्री ले सकते हो, सीएस वाले कह रहे हैं कि आप लॉ में ही ले सकते हो। तो ऑब्वियस बात है, जब लॉ और लॉ में कंपटीशन होगा तो फिर कंपनी डबल पैकेज क्यों देगी? आप खुद सोचो ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी लॉ की नॉलेज लेके बैठा है, टैक्स की भी नॉलेज लेके बैठा है, ठीक है। अब सोचना प्रैक्टिकली, दिमाग से नहीं, प्रैक्टिकली। मैं सीए हूं, कंपनी लॉ 100 नंबर का पढ़ा हुआ है मैंने, टैक्स भी मेरे को अच्छे से आता है क्योंकि पूरे इंटर में भी था, फाइनल में भी था। और आप एक सीएस हो, आपने लॉ अच्छे ढंग से पढ़ा है। अब एक कंपनी हायर करना चाहती है, कंपनी के पास सोर्स है 10 लाख के, ठीक है जी। अब अगर कंपनी किसी को सिलेक्ट करना चाहती है तो ऑब्वियस बात है, पहली प्रेफरेंस वो किसको देगी? जिसको सारी नॉलेज है। भाई वो आपको ले लेगी 10 लाख का देके, वो कहेगी टैक्स तो आपको पता ही नहीं है। सर मैंने एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, तो भाई साहब वो तो 2 साल पहले पढ़ा था, क्योंकि प्रोफेशनल भी किसी का एक अटेम्प्ट में क्लियर तो नहीं होगा ना। मान लो बाय चांस, अगर मान लो प्रोफेशनल में आपका 1-1.5 साल लग गया, फिर ट्रेनिंग भी है 24 महीने की, उस टाइम तक तो आप एग्जीक्यूटिव का सारे टैक्स भूल जाओगे। तो आपको याद ही नहीं होगा कि आपने 5 हेड में क्या पढ़ा था, या आपने जीएसटी में, और जीएसटी में कितनी अपडेशंस डेली बेस पे चल रही हैं, वो कैसे अपडेट कर पाओगे आप। तो ये थोड़ी सी मेरे को वीकनेस लगी, बाकी कोई दिक्कत, अच्छा है, मेन डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टैक्स पढ़ता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं टैक्स का टीचर हूँ, मैं तो ऑब्वियस बात है, सीए के अंदर टैक्स भी है, तो वहां भी टैक्सेशन है, ठीक है। अब आपका सीएम में एफएम है। सबसे पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, अगर आपको बताओ, सीएम एफएम और ये कोस्ट ही पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैं टैक्सेशन में आया। क्यों? क्योंकि मुझे सीएस में टैक्सेशन का वो ही नहीं दिखा, कि बच्चे में क्रेज ही नहीं है। बच्चा बैठा है बस, हमारी लाइन लो की है, हम टैक्स क्यों पढ़े, हमारी लाइन लो की है, हम टैक्स। जब ये माइंड में थिंकिंग बैठ जाती है ना, तो आप उससे उठ नहीं पाते फिर। और वो इंस्टीट्यूट ने कहा जी अब थिंकिंग यही है तो फिर करो फिर। चलो चलो जी, तो बाकी अपनी रिकमेंडेशन आप बिल्कुल दे सकते हो जी, ठीक है। जो जो आपको लगता है सिलेबस आपके पास है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपकी जो रिकमेंडेशन है दोगे, मे बी वो आपकी रिकमेंडेशन सुन सकते हैं, अच्छी बात है। तो बाकी